Hello students, welcome to online platform of MGCI PITA 2.0 Perfect Scorer Series for Biology। अभी तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंसेस। प्लांट सेल, एनिमल सेल्स को हमने लास्ट सेक्शन में देखा डायग्रामेटिकली और डिफरेंसेस भी हमने बात कर ली थी। अब इस सेक्शन में सबसे पहले तो प्लांट और एनिमल्स में जो हमने डायग्राम से बेस्ड डिफरेंसेस को पॉइंट आउट किया था उसे हम लिखेंगे कि वन बाय वन क्या डिफरेंसेस प्लांट में है, ऐसा कुछ है जो प्लांट में है बट एनिमल में नहीं है, या एनिमल में है बट प्लांट में नहीं। ठीक है, सो आगे चलें। सबसे पहला बहुत ही बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट सेल, एनिमल सेल। ठीक है, अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले तो अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो इनका शेप फिक्स्ड है। सेल्स का शेप कैसा होता है बेटा? फिक्स्ड। इधर शेप वेरिएबल। अब ऐसा क्यों है कि इनका शेप फिक्स है? बिकॉज दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें प्लांट सेल में, दो सेल्स में अगर हम कम्युनिकेशन या फिर मटेरियल्स एक्सचेंज या से इंटरैक्शन कराना चाहते हैं तो प्लांट सेल के बीच में होते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, बट एनिमल सेल में क्या होगा? जंक्शंस। तो यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा, इधर क्या लिख दिया? सेल जंक्शंस। बहुत ब्रीफ में हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये पॉइंट्स आपको, कम से कम ये डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में सेंटर किसने ऑक्यूपाई करा? वैक्यूल ने। यहां पर देखें तो वैक्यूल नियरली हम मान सकते हैं या तो बहुत स्मॉल या फिर एब्सेंट। फिर बारी आई न्यूक्लियस की। अगर सेंटर में न्यूक्लियस हो गया तो फिर सेंटर में वैक्यूल अगर हो गया तो न्यूक्लियस को आपने शिफ्ट कर दिया। सो न्यूक्लियस पेरीफेरल शिफ्टेड है, इधर सेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन हम देखते हैं। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर ऐसे कोई इनफोल्डिंग्स, माइक्रोविलाई जैसा कुछ नहीं है। सो यहां पर माइक्रोविलाई एब्सेंट, बट हम इधर देख सकते हैं, पिछले डायग्राम में भी एनसीईआरटी बताती है जो हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था, माइक्रोविलाई प्रेजेंट है जो सेल का सरफेस एरिया बढ़ाती है। और डिफरेंसेस आ रहे हैं। प्लास्टिड यहां पर मिलेगा, प्लास्टिड प्रेजेंट है, और एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता तो दोनों सेल्स में है, पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में कम है क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है। लेस, यहां पर मोर माइटोकॉन्ड्रिया।
फिर हम बात करते हैं इनके अंदर, प्लांट सेल में हमने बोल दिया डिक्टियोसोम्स, और यहां पर हम बोल देते हैं गोल्गी बॉडीज। डिक्टियोसोम, गोल्गी बॉडीज। और देख लें कुछ पॉइंट्स। ठीक है, सो प्लांट और एनिमल में और कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अब अगर डिक्टियोसोम्स की बात हो गई तो ऐसे कोई सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं क्या जो सिर्फ एनिमल में मिलते हैं? हाँ, हमने बात करी थी सेंट्रोजोम प्लांट में एब्सेंट है, मैंने आपको बताया भी है लोअर प्लांट में मिलते हैं, बट वो पॉइंट अपन यहां नहीं लिख रहे। इधर सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल प्रेजेंट। ठीक है, अगला प्लांट सेल की बात करें हम, तो प्लांट सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन के समय प्लेट बनती है, दैट इज सेल प्लेट फॉर्मेशन। सो साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट। साइटोकाइनेसिस कैसे हो रहा है? सेल प्लेट। यहां पर साइटोकाइनेसिस, परो फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस सेल प्लेट, और इधर साइटोकाइनेसिस हो गया आपका परो फॉर्मेशन। से फॉर एग्जांपल अगर ये प्लांट की सेल है तो इसमें प्लेट बीच में से बनती हुई बाहर की तरफ जाती है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल। और इधर एनिमल सेल में ऐसा डिप्रेशन आता है अंदर की तरफ, दिस इज सेंट्रीपिटल। ठीक है, सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, जिसकी मदद से आप प्लांट सेल और एनिमल सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये बेसिक से डिफरेंसेस है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक सेल में, कि एक सेल में जाओगे तो आपको क्या दिखेगा। ठीक है, अब अगर हम एक सेल को देखें तो इस सेल में क्या क्या कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं। कौन सी सेल की बात हो रही है? प्रोकैरियोट्स कंप्लीट कर चुके हैं, दिस इज यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अब यूकैरियोटिक सेल में देखो, यहां पर सबसे पहले देखेंगे सेल एनवलप, उसके बाद साइटोप्लाज्म, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म के बाद आ जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट्स हो गए। अब अगर मैं बोलूं कि सेल एनवलप में दो कंपोनेंट्स बताएं, तो सेल एनवलप में सबसे पहले सेल वॉल, आउटर मोस्ट, और अंदर सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइटोप्लाज्म में अगर हम देखें तो दो पार्ट, एक है साइटोसॉल जो सेमी सॉलिड मैट्रिक्स है, दूसरा आ गए सेल ऑर्गेनल्स। न्यूक्लियस डिटेल में अलग से पढ़ेंगे। अब साइटोसॉल में क्या आ गया? ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पार्ट है। अब सेल ऑर्गेनल्स कितने प्रकार के? सेल ऑर्गेनल एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल में,
सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएंगे, फिर कुछ हो जाएंगे डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और कुछ हो जाएंगे विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड विदाउट मेम्ब्रेन। अब अगर हम देख लें कि इनमें एग्जाम्पल्स क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है डिटेल में, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म में पूरा आता है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और आ जाएगा गोल्गी बॉडीज, लाइजोसोम, वैक्यूल्स, ये ईएमएस आ गए। इनके अलावा सिंगल मेम्ब्रेन में आते हैं माइक्रो बॉडीज। ठीक है, अब अगर हम डबल मेम्ब्रेन में आ जाएं तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। फिर हम अगर विदाउट मेम्ब्रेन में आ जाएं तो राइबोसोम, सेंट्रोसोम और साइटोस्केलेटन एलिमेंट। ठीक है, डन। तो ये सारे सेल के कंपोनेंट्स है, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपोनेंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले सेल वॉल से चालू करेंगे क्या? नहीं, एनसीईआरटी ने क्या दिया है सबसे पहले सीक्वेंस में बताएं? सेल मेम्ब्रेन। क्यों दिया है सेल मेम्ब्रेन? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है विच इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स, चाहे यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, एल्गी, फंजाई, एनिमल्स, सभी सेल्स में। और इसीलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले पढ़ते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक शब्द दिया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन है ये? एब्सोल्यूट मेम्ब्रेन। एब्सोल्यूट क्यों बोला? बिकॉज दिस इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग सेल्स। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम देख लें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। सबसे पहले प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स। अभी तक बताओ एनसीईआरटी ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक शब्द है क्या जो यूज करे हैं? बिल्कुल यूज करे हैं। एक वर्ड यूज करा है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर याद करो, सेल के ओवरव्यू में लिखा है डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर, जो इनर कंपार्टमेंट को सेपरेट करता है आउटर मोस्ट वर्ल्ड से। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट है। कहाँ है लोकेशन इसकी? एनिमल सेल में आउटर मोस्ट है। बाकी अगर हम दूसरी सेल्स की बात करें, जैसे प्लांट सेल, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी सेल वॉल है, फंगस में भी सेल वॉल है, बैक्टीरियाज में सेल वॉल्स है। तो एनिमल्स में ये सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर है। अब इसका अगर केमिकल नेचर देखा जाए तो ये किससे बनी होती है? सब्सटेंस जिससे बनी है, केमिकली कंपोज्ड, किससे बनी है? तो यहां जिसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही है उसका कंपोजिशन क्या है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। साथ में क्या है? प्रोटीन्स। तो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर और प्रोटीन, इससे बनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। अब प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बनी है, प्लस प्रोटीन है साथ में। इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि ये देखने के लिए
आपको किसकी मदद लेनी पड़ी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के आसपास चले 1950s के आसपास, तब आपने किसको देखा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखने के लिए क्या समझ में आया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कैसे देखा आपने? तो अगर हम बात करें केमिकल इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है, सो केमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या लगा? केमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए आपने देखा मैच्योर ह्यूमन आरबीसी। क्यों? कुछ और नहीं मिला क्या? अभी तो बोल रहे थे कि सभी सेल्स में है। अरे भाई, सभी सेल्स में है, बट मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में कुछ और नहीं है, तो देखना आसान था। तो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी में हमने देख लिया, और इसे मैच्योर ह्यूमन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक नाम दिया गया है, डोनांस मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है? डोनांस मेम्ब्रेन। नाउ नेक्स्ट, अब अगर हमने इसका केमिकल इन्वेस्टिगेशन किया, किसका? एरिथ्रोसाइट्स का, तो एरिथ्रोसाइट्स के केमिकल इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला हमें? परसेंटेज कंपोजिशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है एरिथ्रोसाइट की मेम्ब्रेन में। अब लिपिड और प्रोटीन बोल दिया ना आपने, तो लिपिड कितना और प्रोटीन कितना? बच्चों को याद रहता है 40% था कुछ और 52% था कुछ, पर ये दोनों में से 40 क्या है और 52 क्या है? याद करो, बॉडी के लिए क्या अच्छा रहता है? लिपिड। अरे नहीं, लिपिड इतना अच्छा थोड़ी है बॉडी के लिए, अच्छा क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन ज्यादा कर दो 52% और लिपिड कर दो 40%। आई बात समझ में? तो 52% एंड 40%, ये हो गया। अब इसमें हम देख लें कि जो हम इतने लिपिड लिपिड की बात कर रहे हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ बाइलिपिड, फॉस्फोलिपिड। तो ये लिपिड क्या है? अगर हम बात करें इसमें लिपिड की, तो लिपिड क्या होता है? लिपिड को जनरली आप बोल सकते हो ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। किसका ईस्टर है ये? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का। अब एक चीज याद रखना कि यहाँ पर मान के चलो ये 3 कार्बन है बेटा ग्लिसरॉल के, ये किसके कार्बन है? ग्लिसरॉल के। अब इस ग्लिसरॉल के 2 कार्बन में फैटी एसिड ग्रुप जुड़ा है और एक कार्बन में क्या जुड़ा है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। तो बताओ, ये फॉस्फेट हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ग्लिसरॉल्स हो गए, इसका मतलब फॉस्फोलिपिड हो गया ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका बन गया? फॉस्फोलिपिड। तो एक चीज समझ में आ गई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी थी? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर प्लस प्रोटीन। प्रोटीन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखेंगे। पर फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड में लिपिड मॉलिक्यूल, तो एक लिपिड मॉलिक्यूल से देख लिया आपने फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना हुआ है। अब उस ग्लिसरॉल के 2 कार्बन से ग्लिसरॉल के 2 कार्बन से फैटी एसिड्स अटैच्ड है, अब एक कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। अब हम स्ट्रक्चर देखें कि ये लिपिड कैसा दिखता है। सुंदर है क्या? लिपिड, लिपिड का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये लिपिड है कुछ ऐसा। लिपिड के स्ट्रक्चर में ये देखो, ये ऐसे और ऐसा। यहां पर ये क्या है? दिस इज हेड। ये क्या है? टेल। अब हेड कितने? एक ही दिख रहा है ना एक मॉलिक्यूल में। टेल कितनी? 2 है। टेल का नंबर बताओ। 2। अब ये समझना कि हेड और टेल में से सबसे पहली चीज पोलर क्या है? तो यहां पर जहां पर हाइड्रोकार्बन्स होंगे बेटा, जो हाइड्रोकार्बन से बना है, टेल एनसीईआरटी लिखती है किससे बना है?
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बना है तो ये कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। ठीक, हेड कैसा है? पोलर। अब बताओ, जो पोलर है वो पी से पी, पानी से प्यार करेगा, तो पानी से प्यार करेगा तो इसे हमने बोल दिया हाइड्रोफिलिक। लिपिड कैसा हो जाएगा? वाटर इंसॉल्युबल, दैट मीन्स पानी से डरेगा। सो डर मतलब फोबिया, हाइड्रोफोबिक। ये कैसा है? हाइड्रोफोबिक। क्लियर है? अब इन दोनों में से पोलर हो गया, हाइड्रोफिलिक हो गया, हाइड्रोफोबिक हो गया, लिपिड का नेचर देखोगे तो अगर हाइड्रोफिलिक है तो लिपो क्या हो जाएगा? लिपिड से डरने वाला है कि लिपिड को अट्रैक्ट करने वाला है? वाटर को अट्रैक्ट करने वाला है तो लिपिड से डरने वाला है, दैट मीन्स लिपोफोबिक। अब ये टेल कैसी है? नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक है, तो किस को अट्रैक्ट करेगी? लिपोफिलिक। ठीक है, अब हम देख लें कि इनका अरेंजमेंट कैसा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अरेंजमेंट की बात करते हैं हम, तो अरेंजमेंट बाय लेयर है ना, तो अरेंजमेंट कैसा होगा? नंबर 1 केस, या तो ये ऐसे कुछ अरेंज हो सकते हैं 2 लेयर्स में, ठीक है, या फिर सेकंड अरेंजमेंट हो सकता है ऐसा कुछ, तीसरा हो सकता है कुछ ऐसा। अब बताओ क्या होना चाहिए? इनमें से कौन सा अरेंजमेंट होगा? 1 2 3 में से इसमें हेड बाहर की तरफ है एक लेयर में, और इसमें हेड अंदर की लेयर है दूसरी लेयर, दूसरे लेयर में हेड अंदर की तरफ है। इसमें दोनों लेयर्स में अगर हम देखें तो हेड अंदर की तरफ है, इसमें दोनों लेयर में हेड बाहर की तरफ है। मुझे बता दो बाहर क्या है? बाहर कैसा एनवायरनमेंट है? एक्वस। तो एक्वस एनवायरनमेंट में वही रहेगा ना जिसे पानी पसंद है। पानी किसको पसंद था? वाटर लविंग कौन है? हेड। तो वाटर लविंग अगर हेड है तो हमेशा ऐसा अरेंजमेंट चुनेगी ना सेल जिसमें वाटर लविंग पोर्शन को बाहर होगा। अब इसमें तो बाहर है पर दूसरी वाली लेयर में अंदर हो गया, गड़बड़ कर दिया, इसमें दोनों में ही अंदर है। इसीलिए कौन सा अरेंजमेंट होता है? थर्ड वन। अब ये चीज एनसीईआरटी ने लिखी है कैसे? हाइड्रोफोबिक टेल is protected from aqueous environment। बाहर के एक्वस एनवायरनमेंट से हाइड्रोफोबिक टेल को आपने बचा लिया। कैसे? दिस टेल इज कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ है ना, और अगर अंदर की तरफ है तो आपने इसे बचा लिया। कैसे? बाहर है पानी और इसको पानी से डर लगता है या पानी पसंद नहीं है, इसलिए ये इनर साइड पे लोकेटेड है। सो नेक्स्ट हम देख लें कि हमने लिपिड्स की बात कर ली, और अगर लिपिड के साथ साथ हम प्रोटीन का अरेंजमेंट देखें तो प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन किस तरीके से होता है। तो लिपिड्स को हमने देख लिया, तो वैसे ही प्रोटीन को क्लासिफाई करने के लिए किस बेसिस पे क्लासिफाई करा? बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। बेस्ड ऑन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितनी आसानी से प्रोटीन निकाला जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक कपड़ा है, उस पे दाग लगे हैं, एक है धूल मिट्टी और दूसरा है ऑयल स्टेन। कौन सा स्टेन, कौन सा दाग टफ है? नहीं मैडम, दाग तो अच्छे हैं, कोई अच्छे नहीं है दाग। यहाँ दो दाग में से है, कौन सा टफ है, डिफिकल्ट टू रिमूव? ऑयल स्टेन। तो मतलब जो अंदर तक एम्बेडेड है वो निकालने में मुश्किल होगी। तो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन हमने प्रोटीन को क्लासिफाई कर दिया, और वो क्लासिफिकेशन दो प्रकार से। कैसा? एक हो जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। कैसे हो गए? एक्सट्रिंसिक। दूसरा नाम है सरफेस, या फिर हम इसे बोलते हैं एक्सटर्नल प्रोटीन्स। ठीक। दूसरा अगर हम देखें तो हो जाएंगे इंट्रिंसिक। कैसे हैं ये? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक को हम कुछ और भी बोलते हैं, इंटीग्रल। अंदर धसे हुए हैं। अब ये इंटीग्रल तो है, पर ये इंटीग्रल प्रोटीन भी दो प्रकार का है। कैसे दो प्रकार का है इंटीग्रल? सबसे पहला अगर हम बात करें तो पार्शियली एम्बेडेड, और एक है टोटली बरीड। एनसीईआरटी बोलती है पूरी तरह से धसे हुए हैं। तो इनके नाम, ये तो पार्शियली एम्बेडेड है, टोटली बरीड को हम टनल प्रोटीन्स बोल सकते हैं, टनल प्रोटीन्स। ठीक है। और ये कहाँ है? आउटसाइड या सरफेस पे। जैसे अभी हम डायग्राम जो देख रहे थे, अगर कुछ ऐसा डायग्राम होता तो अब इसमें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ है? ये एक रफ स्केच हम दे रहे हैं। अब इसमें प्रोटीन्स या तो पूरे तरह से अंदर धसे हुए, या कुछ पोर्शन अंदर और कुछ पोर्शन बाहर, ऐसा हो सकता है। या कुछ प्रोटीन्स हो सकते हैं जो सिर्फ बाहर। तो यहाँ पर इन प्रोटीन्स के ऊपर भी देखे गए हैं कुछ शुगर मॉलिक्यूल। ऐसे अभी बताऊंगी मैं एनसीईआरटी का डायग्राम। कभी कभी लिपिड के ऊपर भी होते हैं कुछ शुगर मॉलिक्यूल। अब यहाँ देख लो, बीच बीच में आपको मिलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ठीक। तो अब ये तो हो गए एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये अंदर धसे हुए प्रोटीन, और ये हाफ एम्बेडेड और हाफ मतलब पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन्स। इधर हम देख सकते हैं कि ये वाली लेयर ये है ग्लाइको, शुगर है, ये है प्रोटीन। तो बेटा दोनों को मिला के क्या बोल दोगे? ग्लाइको प्रोटीन बोल दोगे। ये क्या हो गया? ग्लाइको प्रोटीन। वैसे ही अगर लिपिड के साथ प्रोटीन जुड़ा है तो ये हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन में हमने देख लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ बाइलिपिड फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और उसके साथ साथ प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन दो पार्ट से डिवाइडेड है, दो तरह से क्लासिफाई करा है, एक है एक्सट्रिंसिक, एक है इंट्रिंसिक। ठीक है। नेक्स्ट आगे आ जाए। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बात हो रही है, इसे सबसे अच्छे से एक्सेप्टेबली समझाने के लिए एक मॉडल दिए गए। बहुत सारे मॉडल आए वैसे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, सैंडविच मॉडल आया, बट वो डिटेल में नहीं पढ़ना हमको। अभी तक जितना कंटेंट हम देख चुके हैं, देखो एनसीईआरटी खोल के देख लेते हैं। डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन was studied after the invention of electron microscope 1950s। केमिकल स्टडीज सेल मेम्ब्रेन पे की गई थी, किसकी? आरबीसी की, ह्यूमन आरबीसी की। और जिसने बताया साइंटिस्ट को कि मेनली जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन। किससे बनी है? लिपिड और प्रोटीन से बनी है।
इसके अंदर द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, मेजर लिपिड है फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन अ बाई लेयर। ठीक है, हमने बात करी थी ना, 2 लेयर्स में है बाई लेयर। इसके बाद ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन्स, पोलर हेड बाहर की तरफ है और आउटर साइड्स पे, हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ है, अंदर। This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. आपने इसे aqueous environment से बचा लिया। ठीक, नेक्स्ट, इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड हमने अभी कोलेस्ट्रॉल भी बनाया है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ये एनसीईआरटी ने नहीं दिया। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का काम अगर अपन देखें तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड करता क्या है, इट मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मतलब इसका स्ट्रक्चर मेंटेन रखता है। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ने ये बता दिया कि सेल में क्या क्या है। इट possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली, हर सेल टाइप में बदल जाएगा। अगर हम एरिथ्रोसाइट की बात करें तो 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। याद करो अपनी पिछली स्लाइड जहां पर अपन ने लिखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें एरिथ्रोसाइट में तो लिपिड कितना है 40% और 52% है प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आपने कितने आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। प्रोटीन को क्लासिफाई करा, नंबर 1 इंटीग्रल एंड नंबर 2 पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स सरफेस पे है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन कहाँ है, या तो पार्शियली बरीड या टोटली बरीड। ये देखा था हमने। अगले स्लाइड पे चलें। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा है। नेक्स्ट इज फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कब दिया गया? 1972। क्या 1972 में कुछ और भी हुआ था? आप जानते हो, ये ईयर रिलेटेड सारी चीजें जब भी मैं क्लासरूम में लेक्चर्स लेती हूँ, अगर कोई ईयर आ गया तो हम रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि किसी और सेक्शन में, बायोलॉजी में कहीं और ये सेम ईयर पड़ा है क्या। तो 1972 जिन बच्चों को याद आ गया हो, इट इज वेल एंड गुड। हमने ये ईयर कहाँ पढ़ा है, याद करना। बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, बायोटेक में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया गया था, स्टेनले, कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। ईयर कौन सा? 1972। सो दिस इज 1972 जब फ्लूइड मोज़ैक मॉडल दिया गया। किसने दिया? गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन। अब इन्होंने जो मॉडल दिया उसमें बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा, बोला इज कैसी है। जैसे आपने देखा होगा आइसबर्ग्स में आप देखते सी के ऊपर आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, तो मोज़ैक बिखरा हुआ क्या है? आइसबर्ग। और एक बड़ी क्वांटिटी किसकी है? लिपिड्स की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लाइक, कैसा बताया गया है इसे? प्रोटीन लाइक आइसबर्ग्स। तो प्रोटीन को किससे कंपेयर करा? आइसबर्ग से। प्रोटीन लाइक आइसबर्ग फ्लोट्स इन द सी ऑफ लिपिड्स। किसमें फ्लोट कर रहा है? इन द सी ऑफ लिपिड्स।
तो इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में फ्लूइड क्या है, लिपिड, और मोज़ेक मतलब बिखरा हुआ क्या है, प्रोटीन। और बोला गया है एक टर्म क्वासी फ्लूइड। क्वासी फ्लूइड क्या होता है, क्वासी फ्लूइड मीन्स इसमें लिक्विड भी है, सॉलिड कंटेंट भी है, पर इट इज मोर सॉलिड लाइक। ये कैसा है, सॉलिड से ज्यादा, सॉलिडिटी थोड़ी सी ज्यादा है। सो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट। कैसी मूवमेंट करवा सकता है प्रोटीन की, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स। सोचो ना यार, अगर लिपिड्स है, लिपिड्स के बीच बीच में प्रोटीन है, तो अगर लिपिड ऐसे स्लाइड करेगा तो प्रोटीन भी स्लाइड करेगा। तो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, फ्लूइडिटी ने बोला कि किसी भी सब्सटेंस की मेम्ब्रेन के बीच में मूव करने की एबिलिटी इज फ्लूइडिटी। सो फ्लूइडिटी की डेफिनेशन याद करेंगे हम, एबिलिटी ऑफ substance or molecule, ability of substance or molecule to move कहाँ पर, within the membrane, ability of substance or molecule to move within the membrane is fluidity। ठीक है, अब इसी के आधार पे पहले तो हम देख लें कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के हिसाब से ऑलरेडी हम डायग्राम एक रफ स्केच देख चुके हैं, पर एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखना जरूरी है। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो क्या बोलता है, दो लेयर्स में है, ये लिपिड की एक लेयर है, ये लिपिड की दूसरी लेयर है, तो बाइलिपिड लेयर हो गई। अब इस बाइलिपिड लेयर के अंदर आपको दिख रहे हैं कुछ तो धसे हुए प्रोटीन, दिस इज इंटीग्रल प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है। अब इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स आपको दिख रहे हैं जो सिर्फ सरफेस पे दिख रहे हैं, बाहर की सरफेस पे, दिस इज पेरीफेरल प्रोटीन, और इनके ऊपर अटैच्ड है शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर मतलब ग्लूकोज या ग्लाइकोजन, तो ग्लाइको शब्द हम बोलते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स के लिए। अब यहाँ पर भी देख सकते हो बीच बीच में इंटीग्रेटेड है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। दो लिपिड की लेयर, फॉस्फोलिपिड की लेयर, बीच में आपको प्रोटीन्स दिख रहे हैं। प्रोटीन सरफेस प्रोटीन भी हो सकते हैं, इंटीग्रल भी हो सकते हैं, पार्शियली एम्बेडेड भी हो सकते हैं, और कंप्लीटली एम्बेडेड भी हो सकते हैं। आ जाते हैं फंक्शंस क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस अगर हम देखें, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन में देखो, सबसे पहली चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नेचर की है। तो जब सेल की ग्रोथ होती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी ग्रो कर रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि सेल की ग्रोथ में मदद करती है। तो सबसे पहला हम बोल सकते हैं सेल ग्रोथ में मदद कर दी इसने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। दूसरा हम बोल सकते हैं सेल ग्रोथ के अलावा अगर हम बात करें कि जब साइटोकाइनेसिस होगा एनिमल सेल्स में, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है, सेल डिवीजन में हेल्प करेगी। कोई ऑर्गेनिज्म जब बाहर से किसी सब्सटेंस को अंदर लेता है उसे बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। साइटोप्लाज्म के अंदर लेना तो मतलब एंडोसाइटोसिस में मदद करेगी। इससे कुछ ना कुछ हमेशा केमिकल्स निकलेंगे, दैट इज सिक्रीशन में हेल्प करेगी।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। ट्रांसपोर्ट हमें डिटेल में देखना है बेटा। और कुछ याद आ रहा है? ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स में आपने पढ़ा है एबीओ सिस्टम। एबीओ सिस्टम में आरएच एंटीजेंस, चाहे आप ब्लड ग्रुप के एंटीजेंस हो, एंटीजन ए, एंटीजन बी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? स्पेसिफिक एंटीजेंस कहाँ पर होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और एंटीबॉडीज कहाँ होती है? प्लाज्मा में। तो यहाँ याद रखो कि स्पेसिफिक एंटीजेंस भी है इस पे, स्पेसिफिक एंटीजेंस। एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने वाले एंटीजेंस भी आपको मिलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड सेल ग्रोथ, डिवीजन, एंडोसाइटोसिस, सिक्रीशन, ट्रांसपोर्ट और स्पेसिफिक एंटीजेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, सेल बातचीत करती है। बातचीत करती है मतलब कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में भी ये जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए क्या दिए गए हैं? इंटर सेल्यूलर जंक्शंस। एनिमल सेल में स्पेसिफिकली जंक्शंस होते हैं, प्लांट सेल्स में प्लाज्मोडेस्माटा है। तो यहाँ पर देखो ये बात कर लेते हैं, एनसीईआरटी ने बोला है पहली चीज तो an improved model of structure of cell membrane proposed by Singer and Nicholson year 1972 फ्लूइड मोजैक मॉडल दिया। अब इसमें फ्लूइड मोजैक मॉडल ने क्या बोल दिया बेटा? क्वासी फ्लूइड नेचर किसका है? प्रोटीन की, लिपिड का? लिपिड का। उसने इनेबल किया कैसी मूवमेंट? लेटरल, नॉट फ्लिप फ्लॉप। हाँ, फ्लिप फ्लॉप नहीं करना देता। लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। This ability of molecules to move within the membrane is known as fluidity. इसके बाद fluid nature of membrane is also important. क्यों? Cell growth, intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, और भी हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे। इसके बाद मेजर आता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने प्रकार के हम पढ़ेंगे? सेल में कितने प्रकार का ट्रांसपोर्ट होता है? देखो, या तो चीजें बल्क में जाएंगी एक साथ, या कुछ अमाउंट में जाएंगी। तो ट्रांसपोर्ट दो प्रकार से, पहला या तो बल्क ट्रांसपोर्ट, या फिर दूसरा ट्रांसपोर्ट हो सकता है माइनर ट्रांसपोर्ट। बल्क को ही हम क्या बोल सकते हैं? मेजर ट्रांसपोर्ट। अब मेजर ट्रांसपोर्ट में सेल या तो सॉलिड इनटेक करेगी या लिक्विड इनटेक करेगी। अगर सॉलिड इनटेक करेगी तो उसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। लिक्विड इनटेक करेगी, अरे पीना है ना, पीना, पानी पीना, तो पीनोसाइटोसिस। यहां पर सॉलिड इनटेक हो रहा है और इधर लिक्विड इनटेक हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद माइनर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? देखो, एक तो हो गया फैगोसाइटोसिस, एक हो गया पीनोसाइटोसिस। ये दोनों किसके प्रकार है बेटा? एक चीज और, ये दोनों किसके प्रकार है? एंडोसाइटोसिस। यहां पर सेल में कुछ एंट्री हो रही है। एक दूसरा प्रकार होता है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि सेल में से कोई चीज बाहर निकल रही है। इसे हम बोलते हैं ईफेजी या सेल वॉमिटिंग। सेल ने उल्टी कर दी, सेल वॉमिटिंग, है ना। और ये हो जाएगा सेल ड्रिंकिंग, पीनो, और ये हो जाएगा सेल ईटिंग। देखो कितना बढ़िया, सेल खाती भी है, पीती भी है, वॉमिटिंग भी करती है ना। तो सेल में दो टाइप देख लिया आपने। एक हो गया आपका एंडोस मेजर बल्क ट्रांसपोर्ट, और एक हो गया माइनर ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट के अंदर जाओगे तो बल्क ट्रांसपोर्ट में
एंडोसाइटोसिस, ये सबसे पहला वाला, और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब सेल के अंदर चीजें जा रही हैं, अंदर जा रही हैं, तो फेगोसाइटोसिस या टीनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग, इसमें सेल ड्रिंकिंग, पीनो पीनो पीना पीना। एक्सोसाइटोसिस मतलब सेल बाहर वेस्ट को निकाल रही है। अब मेजर ट्रांसपोर्ट, आपका वो चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स हट चुका है, तो अगर ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ आता है क्वेश्चन एग्जाम में तो वो इसी पैराग्राफ से आएगा। तो यहां देख ले हम एक स्लाइड, दिस इज माइनर ट्रांसपोर्ट। अगर हम माइनर ट्रांसपोर्ट की बात करें, जो चीजें मैं इस स्लाइड पे लिख रही हूं बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, अलोंग द कंसंट्रेशन, डाउन हिल, अप हिल, ये सब कुछ मैं इसमें लिखूंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं माइनर ट्रांसपोर्ट में आते हैं। पहला एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड, नाम पे जाओ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगेगी। दूसरा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? इसमें एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। अरे तो ऐसा क्या हो रहा होगा जिसमें एनर्जी नहीं लग रही इसमें? तो मतलब नेचर के हिसाब से काम चल रहा है, सो एनर्जी नॉट रिक्वायर्ड। तो अब देख ले हम कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव में ज्यादा डिटेल में सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा। हम चलते हैं पैसिव। तो पैसिव में पहली चीज तो नेचर के नियम के अनुसार, मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन चीजें जा रही हैं, चौथी मंजिल से मुझे ग्राउंड फ्लोर तक पानी भेजना है, तो कोई एनर्जी लगेगी क्या? नहीं। तो हाई टू लो कंसंट्रेशन है, ऊपर से नीचे डाउन हिल है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, तो अलोंग द डिफरेंस है, अलोंग द ग्रेडियंट है, ये शब्द मिल गए आपको। तो इसमें याद रखना है पैसिव कैसा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अगर चीजें हाई टू लो कंसंट्रेशन जा रही है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इट इज अलोंग द ग्रेडियंट। कैसा है ये? अलोंग द ग्रेडियंट। और अलोंग द ग्रेडियंट जा रहा है तो इसी को हमने बोला डाउन हिल। क्या बोला? डाउन हिल। अब डाउन हिल जा रहा है, अलोंग द ग्रेडियंट जा रहा है, अगर हाई टू लो जा रहा है तो एनर्जी क्यों लगेगी? सो नो एटीपी एक्सपेंडिचर। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट अलग अलग प्रकार का हो सकता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहला हमने देखा सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन का मतलब इसमें कोई नो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड। कोई मेम्ब्रेन लगेगी क्या? नो स्पेसिफिक मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, कोई स्पेसिफिक मेम्ब्रेन नहीं लगी। अब अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं लगेगी, किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल ट्रैवल कर सकते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब मेड बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। पर मुझे बताओ कि सिंपल डिफ्यूजन में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन से मॉलिक्यूल्स को, किस नेचर के मॉलिक्यूल्स को अपोजिशन नहीं देगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर मान के चलो, होता क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टेल पोर्शन है, दो टेल डोमिनेटिंग है। हाइड्रो, टेल का नेचर कैसा है? नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर अगर है तो कोई चीज जो पोलर जाएगी तो उसे दिक्कत देगी, और न्यूट्रल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं देगी। तो यहां पर ओनली फॉर सिंपल डिफ्यूजन, ओनली फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिन पे कोई चार्ज नहीं है,
गैस भी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? सिंपल डिफ्यूजन से। क्या सिंपल डिफ्यूजन में कभी किसी प्रकार का सैचुरेशन आ सकता है? नेवर सैचुरेटेड, क्योंकि कोई चैनल्स नहीं है, कोई सैचुरेशन नहीं आ सकता है इसमें। ठीक है, अब सैचुरेशन नहीं आ सकता है, इसकी स्पीड कैसी होगी? स्पीड विल बी स्लो। और वहीं पर एक ऐसा डिफ्यूजन हम देख लें जिसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, उसे हमने बोला ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इन्वॉल्व्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अगर इन्वॉल्व है तो इसका नेचर कैसा होता है? अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस भी हम ड्यूरिंग द क्लास हम सॉल्व करते हैं, ऑस्मोसिस रिलेटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, अगर सेल के अंदर लिक्विड जा रहा है दैट इज एंडोऑस्मोसिस, बाहर जा रहा है तो दैट इज एक्सोऑस्मोसिस, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है। ज्यादा डिटेल में इधर कंसेप्ट पे हम नहीं जा रहे हैं। अब इसमें होगा क्या? मेनली दिस इज फॉर वाटर, मेनली फॉर वाटर, पानी की मूवमेंट के लिए आपको ऑस्मोसिस समझ में आ रहा है कि हाँ वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस से भी होता है। और कुछ पोरिन्स होते हैं जिसका नाम है एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स भी है किसके लिए? फॉर वाटर। बट ये पोरिन्स है तो ये पोरिन्स तो किस में आएंगे? चैनल में। क्यों? क्योंकि पानी पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट अगर करना है तो आपको चैनल्स भी लगते हैं, और ऐसा ट्रांसपोर्ट कहलाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट। मतलब आपने किसी की मदद ली। यहाँ पर क्या है ये? अरे ये भी वही है ना, हाई टू लो जाएगा ना, हाई टू लो है, नो एनर्जी रिक्वायर्ड, बट इसके अंदर क्या लगेंगे? चैनल्स, ट्रांसपोर्ट चैनल्स, चैनल और पोरिन्स रिक्वायर्ड, चैनल्स या पोरिन्स लगेंगे। दूसरा केस अगर हम देख लें कि इसमें चैनल्स और प्रोटीन्स तो पोरिन्स लगे जो प्रोटीनेशियस नेचर के हो सकते हैं। अब इसके थ्रू होता कैसा है? देखो ये तीन केस बनाता है। या तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है ना, ये चैनल्स हैं, या तो दो मॉलिक्यूल्स ऐसे दो डायरेक्शन में जाएंगे, सेम ही डायरेक्शन में जाएंगे, या फिर एक मॉलिक्यूल जाएगा, या फिर दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। तो इनके नाम क्या है? ये है सिम्पोर्ट, दिस इज अकेला अकेला जा रहा है, यूनिपोर्ट, दिस वन इज एंटीपोर्ट। ये कैसा है? एंटीपोर्ट, अपोजिट जा रहे हैं ना, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम बता सकते हैं। और ये चैनल्स है, ये क्या है बेटा? चैनल, दिस इज चैनल्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, ये किनके लिए किया जाता है? दिस इज फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कुछ आयंस पोलर मॉलिक्यूल के लिए ये कर रहे हो। तो अब इतनी सारी चीजें हमने देख ली, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? ये तो सब बिना एनर्जी लग रही थी, कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अलोंग द ग्रेडियंट हो रहा था। बट अगर मैं बात करूं एक्टिव की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में याद रखना कि चीजें कहां से कहां जाएंगी? लो टू हाई। कहां जाएगा? लो टू हाई। अब ये लो टू हाई जाएगा तो यहाँ एनर्जी लगेगी, तो इसका मतलब ये अप हिल जा रहा है, इसका मतलब ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जा रहा है। आई बात समझ में? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है अबाउट द पंप।
कौन से पंप? सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम। अब याद करने का तरीका मैं बता दूं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सोडियम पोटेशियम पंप में कितना बाहर कितना अंदर, है ना। तो अगर मेम्ब्रेन पे लगा है सोडियम पोटेशियम पंप तो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा 3 सोडियम और अंदर आता है 2 पोटेशियम। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पोटेशियम बाहर है कि सोडियम अंदर है। देखो बच्चों, अगर पढ़ाई में फोकस करना है, स्पेशली मैं बॉयज के लिए बात कर रही हूँ, अगर पढ़ाई में फोकस करना है तो टीना, ये क्या हो गई? टीना मतलब 3 सोडियम को हमेशा बाहर रखो, तब जाके सिलेक्शन होगा। जो टीना को अगर एंट्री दे दी तुमने तो डाइवर्ट हो जाओगे, है ना। तो ये ट्रिक है, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर चुके हैं। सेल मेम्ब्रेन डिस्कस करके हमने देख लिया कि किस तरीके से सेल के अंदर मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड ऑर्गेनाइज्ड है। लास्ट रीड कर लेते हैं इसे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन molecules across the membrane, ये selectively permeable है क्या? सिलेक्टिवली परमिएबल हमने देख लिया, मतलब सिलेक्टेड सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स को अलाउ करती है। उसके बाद विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी अगर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। किसके लिए किया जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट? न्यूट्रल सॉल्यूट्स के लिए, और अलोंग द ग्रेडियंट जा रहा है इसमें हाई टू लो कंसेंट्रेशन। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन, और पानी का मूवमेंट अगर है तो उसे हम स्पेशल डिफ्यूजन बोलते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस। As the polar molecules cannot pass through the non-polar bilipid layer, तो आपको कुछ लगेंगे कैरियर प्रोटीन्स, और इन कैरियर प्रोटीन्स के लिए टर्म दिया गया, ये ट्रांसपोर्ट है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब अगर अक्रॉस द मेम्ब्रेन आपको ले जाना है पर लो टू हाई ले जाना है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, तो उसे बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम पोटेशियम पंप बताया था, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। This completes about the cell membrane. Thank you, students.